हेलो गाइस, नमस्कार आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, डी ब्लॉक एलिमेंट के गुणधर्म के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो पिछले क्लास में हमने बात की थी डी ब्लॉक एलिमेंट के गुणधर्म, जिसमें हमने देखा था उत्प्रेरकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण, और इसके अलावा और हमने देखा था इसका चुंबकीय आगुण, चुंबकीय आगुण, और हमने देखा था परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, ठीक है ना। और एक और टॉपिक देखा था आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना। इनके बारे में हमने बात की थी, परमाणु त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, उत्प्रेरकीय गुण और चुंबकीय गुण। आज यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका रंग, कलर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर ध्यान देखना आप लोग, इंपॉर्टेंट जो कलर है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सारे के सारे रंग प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो आपको मैं बताऊंगा आगे कि किस तरीके से कौन सा कलर प्रदर्शित करते हैं, है ना। कल हमने देखा था यहाँ चुंबकीय गुण के बारे में, डी ब्लॉक एलिमेंट के चुंबकीय गुण, है ना। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट में चुंबकीय गुण जैसे कि Fe+3 आयन, इनका आपको अगर चुंबकीय आगुण निकालना है, चुंबकीय गुण निकालना है और इसका कलर निकालना है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या देखना पड़ेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसका क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कि मैंने यहाँ पर किसका लिख दिया, आयरन, आपको निकालना है Fe+3 का निकालना। Fe+3 में Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, है ना। यहां पर ये 4s2 3d6 ये क्या हो गया आपका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर हम देखेंगे यहां पर कि आपको निकालना क्या, Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Fe+3 कब आया, जब यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, ये Fe+3 बन जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो S से निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, D से। S के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो S क्या हो गया 4s0, और D के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 3D क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि 4s0, ये 4s बना दिया जिसमें कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है। और 3d5, जैसे 3d5 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। 5 इलेक्ट्रॉन मिले और पांचों के पांचों कैसे इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ n का मान कितना मिल गया आपको, n बराबर हो गया 5। देखो यहाँ पर n बराबर कितना हो गया 5। अब इस n के मान को हम कहाँ रखेंगे, यानी कि हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला ये रहा, म्यू बराबर √n+2, है ना। n बराबर क्या था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर कितना मिला 5, अर्थात म्यू बराबर क्या हो गया √n+2, n का मान कितना रख दिया 5, फिर क्या हो गया n का मान फिर 5, 5+2, है ना। फिर आगे देखेंगे 5 और 5+2 बराबर 7, तो 7 क्या हो जाएगा 5, 7 किया तो अंडर क्या आ जाएगा 5। आपको यहां तक निकालना है। इसके बाद आगे आपको केवल याद रखना है कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, तो वहां पर सीधा का सीधा आपको याद रखना है कि चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा 5.92 bm, 5.92 bm, है ना। ये आपको यहां पर याद रखना है, आया समझ में। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाएगा इसके अंदर 5.92 bm, ठीक है ना। कब, जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे तो चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा 4.89, 3 आएगा तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा 3.83, है ना। इसके बाद आपका 87, है ना। इसके बाद अगर 2 आएगा तो चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा 2.83, और अगर 1 आएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा 1.73 bm, ठीक है ना। चले, तो यहां तक हमने बात की थी। फिर देखो आगे, यहां पर मेनली हम कौन से गुण के बारे में बात करेंगे, कलर के बारे में। किसका कलर, 3D संक्रमण श्रेणी का, है ना। अपन जो 3D संक्रमण श्रेणी पढ़ रहे हैं उसका कलर अपन देखेंगे कि 3D संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट जो भी है आपके, है ना, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो
एलिमेंट्स हैं ये क्या प्रदर्शित करते हैं, रंग प्रदर्शित करते हैं। और ये रंग किसके कारण प्रदर्शित करते हैं, तो ये किसके कारण प्रदर्शित करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना। जिस एलिमेंट्स के अंदर, जिस आयन के अंदर, जिस परमाणु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, आपका कलर प्रदर्शित करेगा, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कलर प्रदर्शित नहीं करेगा, है ना। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर देखो कि 3D संक्रमण श्रेणी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर रंग प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड बात, यहां पर ये जो आयन, जब आयन होते हैं तब ये रंग प्रदर्शित करते हैं, उदासीन जो होते हैं तब रंग प्रदर्शित नहीं करते। जैसे मैंने यहाँ स्कैंडियम रख दिया, स्कैंडियम जो है वो इसका कलर जो होता है वो कुछ अलग होता है ना। अगर ये स्कैंडियम +2 रख देते हैं, +3 रख देते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, यहाँ पर आयन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, आयन। और ऐसी अवस्था में ये क्या करते हैं, कलर प्रदर्शित करते हैं, किसके कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, देखो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसमें जल योजित आयनों के रंग, अर्थात ऐसे आयन जो जल के अंदर क्या हो जाते हैं, घुलनशील होते हैं, उनका हम कलर देखेंगे, है ना। तो जल योजित आयनों के रंग हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आपको एक इंडेक्स बनानी, इसमें एक लिखना जल योजित आयनों की ऑक्सीकरण अवस्था। क्या निकालने आपको, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था आपको पता है भाई, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। जैसे स्कैंडियम +2 की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, स्कैंडियम +2 की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना उनकी संख्या को ही क्या बोल देते हैं अपन, ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 2, तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई, +2, है ना। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +3। आया समझ में। तो यहां पर हमको क्या याद रखना है, आयनों की ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे कि स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, ठीक है ना। सेकंड क्या हो गया, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। और लास्ट क्या लिखना, आयन का रंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके क्वेश्चन बनते हैं कि आयन का रंग किस तरीके से होता है। तो आप देख लीजिए यहां स्कैंडियम +3 और टाइटेनियम +4, इसके अंदर देखा जाए तो इनके बाह्यतम कोश की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसमें 3d0 4s0 होता है, ठीक है ना। निकाल के मैं बता देता हूं कैसे होता है, देखिए देखो किसका निकालना आपको, स्कैंडियम +3 का। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना है आपको पता है, 21, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो सालो, लास्ट में होगा 4s2 3d1, ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आया समझ में, खाली स्कैंडियम का लिखा मैंने। अब देखो अपन को किसका निकालना है, स्कैंडियम +3 का निकालना है। तो +3 में कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां से निकले, S से, तो 4s तो क्या हो जाएगा 0, और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, D से, तो 3d भी क्या हो जाएगा 0, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर हो जाएगा स्कैंडियम +3 का। आया समझ में। तो स्कैंडियम +3 का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ गया आपके पास, इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया 3d0 4s0, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 होते हैं तो इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। n बराबर क्या है, 0 है, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे कलर के होंगे, रंगहीन होगा, कोई कलर प्रदर्शित नहीं करेगा। आया समझ में। चले, कब, जब इसके अंदर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, है ना। सेकेंड बात देखो, टाइटेनियम +3, इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया 3d1 4s0, अर्थात D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, D के अंदर कितना आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ कलर प्रदर्शित करेगा, है ना। और कलर क्या होगा इसका, नीला लोहित, ठीक है ना, नीला लोहित। सेकेंड बात, वेनेडियम +3, वेनेडियम +3 में D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में D क्या आ रहा है 2, 1 और 2, और S क्या हो गया 0, ठीक है ना। तो ये कैसा कलर प्रदर्शित करेगा, यहाँ पर हरा कलर प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं तो कलर कैसा हो गया, हरा। तो यहां याद रखिएगा टाइटेनियम +3 किस कलर का होता है, तो ये आपका किस कलर, टाइटेनियम +3 कैसा होगा, नीला लोहित। और यहां पर हाँ टाइटेनियम +3 नीला लोहित होगा। वेनेडियम +3 कैसा होगा, तो वेनेडियम +3 कैसा हो जाएगा, यहाँ हरा,
ठीक है ना। अगली बात करते हैं वेनेडियम +2 और क्रोमियम +3। इसके अंदर बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 3d3 4s0, अर्थात डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे दोस्तों 3 आ रहे है ना, और एस क्या आ रहा है यहाँ पर 0। तो इस स्थिति में इसका कलर क्या हो जाएगा यहाँ पर बैगनी, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे मैग्नीज +3। मैग्नीज +3 के अंदर बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ गया 3d4 4s0। तो इसके डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1 2 3 4 है ना, और एस का क्या हो गया 0। तो यहां पर भी आपको ये याद रखना है कि ये मैग्नीज किसकी बात करें +3 की बात करें, मैग्नीज +3 है वो भी कैसा होगा आपका बैगनी, है ना। तो कलर आपको समझ में आ जाए, ये याद रखने वाली बात है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर टाइटेनियम +3 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नीला लोहित होता है ना। वेनेडियम +3 में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो हरा हो गया, है ना। इसके बाद वेनेडियम +2 क्रोमियम +3 में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो बैगनी हो गया, और यहां पर आपका हो गया मैग्नीज +3 इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये भी किस कलर का होता है बैगनी कलर का होता है। चले फिर हम आगे बात करते हैं, इसके अंदर और भी कई आयन है। देखो याद रखने वाली बात है, आप सभी को पता चल गया होगा अभी तक तो कि Mn+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, D5S4 हो गया, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कलर कैसा हो गया गुलाबी कलर का प्रदर्शित करेगा। Fe+3 में D5 4s0 ये पीले कलर का होता है ना। Fe+2 जो कि D6 होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई बताओ, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना आ रहे n बराबर 4, कितना आ रहे 4। तो कलर कैसा होगा हरा, कैसा होगा हरा, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे यहां पर कोबाल्ट +2 3d7 4s0 इसका कलर हो जाएगा गुलाबी कलर का। निकल +2 3d8 4s0 इसका कलर हरा हो जाएगा। यानी कि सब आयनों का कलर जो होता है वो कैसा होता है थोड़ा हरा गुलाबी पीला अलग अलग कलर के प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखना है। और लास्ट में क्या आ गया कॉपर प्लस और जिंक +2। कॉपर प्लस के अंदर देखा जाए तो डी के अंदर कितने होते हैं डी बाह्यतम कोष में डी कितना होता है 10 होता है, और एस जो होता है वो 0 होता है। जिंक के अंदर भी देखा जाए जिंक +2 में तो इसमें डी 10 होता है और 4s क्या होगा 0। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे यहाँ पर कलरलेस हो जाएंगे, रंगहीन हो जाएंगे, है ना। चलें फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत रंग कितने रंगों में मिश्रण होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है। आप स्पेक्ट्रम देखते होंगे, इंद्रधनुष देखते होंगे जिसमें कितने कलर होते हैं 7 कलर होते हैं, है ना। जिसमें आपका सबसे पहले बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, इसके अलावा और हो जाएगा आपका पीला नारंगी और लाल, ये 7 कलर हो जाएंगे, है ना। तो जो श्वेत कलर होता है वो क्या होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसको स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, ठीक है ना। आप फिजिक्स के अंदर भी इन चीजों को कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, स्पेक्ट्रम के बारे में आपका कुछ चैप्टर आएगा फिजिक्स के अंदर, वहां पर भी आप इसके बारे में और देखोगे, ठीक है ना। आगे और बात करेंगे यहाँ पर कि जो 7 रंगों की जो तरंग दैर्घ्य है वो क्रम में होती है। ऐसा नहीं कि जैसे आपने यहाँ पर 7 रंग लिख दिए, क्या 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 लिख दिया बैगनी लिख दिया, हरा लिख दिया, जामुनी लिख दिया, अब ये इस तरीके से लिख दिए। अब ऐसे आगे पीछे नहीं होता, ये क्रम वही होता है ना। पहले क्या आएगा पहले आएगा बैगनी, फिर क्या आएगा जामुनी, फिर क्या होता नीला, फिर हरा पीला नारंगी और लाल। इन 7 रंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है यहाँ पर क्रमवाही होती है ना, एक क्रम के अंदर होती है। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है वो किसकी होती है लाल की होती है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है लाल रंग की होती है। आप लोग देखते होंगे लाल रंग बहुत दूर से आपको दिखाई देगा, आप बहुत दूर से देखोगे तो लाल रंग जो है ना वो दिखाई देगा। जैसे आप ट्रैफिक के अंदर देखते होंगे वहां पर रेड कलर का दिखाई देता है ना। लाल रंग जो होता है वो खतरे का होता है एक तरीके से। ये किसका संकेत देता है यहाँ पर खतरे का संकेत होता है, ठीक है ना। आप कहीं पर भी देखते होंगे लाल रंग है ये खतरे का संकेत होता है। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है ज्यादा होती है। आपके गाड़ियों के पीछे जो इंडिकेटर लगे होते हैं वो भी एक रेड कलर के ही होते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण आगे से आपको दिखाई देगा कि गाड़ी किस दिशा में जा रही
है ना। तो लाल रंग से आपको ये पता चल जाएगा कि व्यक्ति को दूर से पता चल जाएगा कि उसमें वो कलर वहां से आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरीके से इनकी तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज्यादा होती है। किसकी होती है सबसे ज्यादा? लाल, फिर किसकी होती है? नारंगी, फिर किसकी होती है? पीले की, फिर हरे, फिर नीले, फिर जामुनी, और सबसे कम किसकी होती है? बैगनी की होती है। ऐसा समझ में? तो इन सातों रंगों की जो तरंग दैर्घ्य होती है, ये तरंग दैर्घ्य क्या होती है? क्रम के अंतर होती है, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर इसका ट्रिक याद रखना, इन कलर को लिखने का ट्रिक हो जाता है बेजानी हपी नाला, बेगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखोगे तो इसको लिखना वाइबगोर, है ना, BIBGOYOR, ठीक है ना। फिर आगे देखो, यदि कोई वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है तो वह कैसी दिखाई देती है? काली दिखाई देती है। यानी कि अगर कोई वस्तु है वो सातों के सातों रंगों को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है, अवशोषित कर रही है, तो वो वस्तु आपको कैसी नजर आएगी? काले कलर की नजर आती है ना। और काला कलर जो एक ऐसा कलर है जो सभी प्रकार के रंगों को क्या करता है? अवशोषित करता है ना। काले कलर के कारण आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। आप धूप के अंदर जाओगे और अगर काले वस्त्र पहने हुए आपने, तो क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होगी, क्योंकि काला कलर क्या करता है? सभी प्रकार के रंगों, सभी प्रकार के जो धूप होती है, धूप के जो सभी कलर है या सभी प्रकार की जो धूप है उनको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है ना, गर्मी पैदा होती है, ठीक है ना। इसके बाद अगला आपको याद रखना है, यदि कोई वस्तु प्रकाश को अवशोषित नहीं करती है, जैसे कि ये प्रकाश आ रहा है, ये वस्तु पड़ी है, अगर ये पूरी तरीके से अवशोषित कर लेती है तो ये कैसी दिखाई देगी आपको? वस्तु किस प्रकार की होती? काले कलर की होती है ना। और अगर ये अवशोषित नहीं कर रही है तो ये कैसी दिखाई देगी आपको? रंगहीन, यानी श्वेत या ये कैसी हो जाएगी? रंगहीन होती है ना। सफेद कलर जो होता है वो रंगहीन माना जाता है, ठीक है। तो सफेद कलर यहाँ क्या हो जाएगा? श्वेत कलर की दिखाई देगी। कब दिखाई देगी? जब ये किसी भी प्रकार के रंग को अवशोषित नहीं करती हैं, और अगर अवशोषित करती हैं तो कैसी दिखाई देगी? काली, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, यदि कोई वस्तु श्वेत प्रकाश के किसी विशेष रंग की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करती है तो इसका कैसा रंग दिखाई देगा? यहाँ पर पूरक रंग दिखाई देगा। कैसा रंग दिखाई देगा? पूरक। देखो यहां समझना कि भाई मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, यदि कोई वस्तु श्वेत प्रकाश के किसी विशेष रंग की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर रही है। भाई श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सातों में आपको पता है, जैसे ये वस्तु हो गई और ये क्या हो गया? आपका प्रकाश हो गया। 7 रंग यहाँ पर आते हैं। अब इन सातों रंगों में से कोई विशेष कलर प्रदर्शित, विशेष कलर की जो प्रकाश है उसको अवशोषित करता है। जैसे कि अगर ये बैगनी कलर का प्रदर्शित कर रहा है, यानी बैगनी कलर के जो प्रकाश है उसको क्या कर रही है? अवशोषित कर रही है, ठीक है ना। तो वो वस्तु बैगनी कलर की नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु धूप, सूर्य के प्रकाश की जो प्रकाश आ रहा है उसके अंदर विशेष रंग की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर रहा है, यदि वो बैगनी कलर की अवशोषित कर रहा है तो वो वस्तु बैगनी कलर की नहीं दिखाई देगी। वो किस कलर की दिखाई देगी? अगर बैगनी कलर की अवशोषित कर रहा है तो वो कैसी दिखाई देगी? हरित पीला, यानी कि हरा पीला रंग का दिखाई देगा, ठीक है ना। तो बात क्या है कि अगर कोई वस्तु किसी विशेष कलर के प्रकाश को अवशोषित करता है तो उसका पूरक रंग दिखाई देता, मतलब उसका एक दूसरा रंग उसका दिखाई देता, पूरक रंग दिखाई देता है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा आपको कि यदि आसमानी कलर को अवशोषित करती है तो वो वस्तु कैसी दिखाई देगी? नारंगी रंग की, है ना। इसी प्रकार यदि वो बैगनी कलर को अवशोषित कर रही तो कैसी दिखाई देगी? हरित पीला, ठीक है ना। अगर नीले रंग को अवशोषित कर रही तो कैसी दिखाई देगी? पीले कलर की, ठीक है ना। पीले को अवशोषित करेगी तो गहरे नीले, लाल को अवशोषित करेगी तो नीला हरा, और नारंगी को अवशोषित करेगी तो कैसी दिखाई देगी? नीला। तो कहने का मतलब यह है कि जो वस्तु सूर्य के प्रकाश के जिस रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है वो उस रंग की नहीं दिखाई देगी, उसके अलग रंग की दिखाई देगी, उसके पूरक रंग की दिखाई देगी, है ना। जैसे बैगनी को अवशोषित कर रही है तो वो कैसी दिखाई देगी? हरित पीला, और आसमानी को अवशोषित कर रही है तो वो कैसी दिखाई देगी? नारंगी रंग, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगली बात देखिए, 3D संक्रमण श्रेणी के अंदर जो डी कक्षक होता है, ये डी कक्षक कितने भागों में बटा हुआ होता है? 2 भागों में बटा हुआ है ना। इसके अंदर देखा जाए तो इन डी कक्षकों के अंदर इन 500 डी कक्षकों की जो ऊर्जा होती है, इन 500 डी कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? यहाँ पर समान होती है,
है ना। 500 डी कक्षकों की ऊर्जा कैसी होती है, समान होती है। इन 500 डी कक्षकों को क्या कहा जाता है, समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समभ्रंश कक्षक कहा जाता है, ठीक है ना। इनके नाम याद रखना, फर्स्ट वाले को कहते हैं डी एक्स वाई, सेकेंड होता है डी वाई जेड वाई, सॉरी डी जेड एक्स, थर्ड होता है डी वाई जेड, चौथा होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और पांचवा क्या होता है, डी जेड स्क्वायर, है ना। इन 500 की ऊर्जा कैसी होती है, यहां पर समान होती है। लेकिन यदि इस आयन या इस परमाणु के पास में क्या होता है, कोई लिगेंड आता है, कोई ऋणात्मक आयन आता है ना, तो ऐसे स्थिति में इनकी ऊर्जा समान नहीं रहती है। ये अकेला है तब तो इनकी ऊर्जा कैसी रहती है, समान। लेकिन इनके पास क्या आता है, कोई लिगेंड आता है, कोई आयन आता है, तो इनकी ऊर्जा समान नहीं रहती है। तब क्या हो जाता है, तब ये जो आपका डी कक्षक है, ये डी कक्षक दो समूह के अंदर विभक्त हो जाता है, ठीक है। जब इसके पास कोई लिगेंड आता है तब इनकी ऊर्जा समान नहीं रहती, तब ये क्या हो जाता है, दो कक्षकों में, दो समूह में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो याद रखना, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन क्या है, तो जब डी कक्षकों के पास कोई लिगेंड आता है तो ये डी कक्षक की ऊर्जा समान नहीं रहती है, ये डी कक्षक दो समूह में बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। दो समूह में बढ़ जाता है, जिसमें एक समूह तो क्या हो जाएगा, Eg कक्षक, और एक समूह क्या हो जाएगा, 2Tg कक्षक, T2G कक्षक, ठीक है ना। Eg कक्षक जिसमें ऊपर वाला हो जाएगा और T2G कक्षक नीचे वाला। T2G की ऊर्जा निम्न होगी और Eg कक्षक की ऊर्जा क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। आया समझ में। फिर आगे हम बात करते हैं यहां पर कि इसमें ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि यहां पर T2G और Eg, इनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन T2G से कहां चला जाएगा, Eg के अंदर चला जाएगा, है ना। इस निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इनके बीच का ऊर्जा अंतराल जो है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो यहां पर यही लाइन है कि इसमें ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, होने के कारण इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से कहां चला जाएगा भाई, उच्च ऊर्जा के अंदर उत्तेजित हो जाता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, जब संक्रमण धातु आयन पर श्वेत प्रकाश गिरता है तो उस प्रकाश में से एक विशिष्ट या निश्चित रंग की प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है ना। क्या बात हो रही है यहां पर कि जब किसी धातु आयन पर श्वेत प्रकाश गिरता है तो उसके ऊपर क्या होता है, उस प्रकाश में से किसी विशिष्ट या निश्चित रंग की प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर चला जाता है, ठीक है। देखिए जैसे आपके पास क्या हो गया, ये धातु आयन हो गया, है ना। इसके ऊपर क्या गिर रहा है, यहां पर प्रकाश गिर रहा है ना, प्रकाश गिर रहा है, ठीक है ना। प्रकाश के अंदर कितने कलर है, 7 कलर है, 7 कलर का प्रकाश गिर रहा है। अब इस सातों में से किसी एक विशिष्ट या निश्चित रंग के प्रकाश का क्या होता है, यहां पर अवशोषण होता है। सातों में से सातों अवशोषित नहीं होता है, किसी एक विशिष्ट या निश्चित रंग के प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो जैसे इनका अवशोषण होगा तो इसके अंदर से क्या होगा कि इसके अंदर जो डी कक्षक है ना, इसके अंदर जो डी कक्षक है, उस डी कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, ठीक है ना। क्या बात समझ में आ रही कि जब इस धातु आयन के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो उसमें किसी एक निश्चित रंग के प्रकाश का अवशोषण होता है, और अवशोषण होगा तो उससे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उत्तेजित होकर कहां चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर उत्तेजित हो जाता है, ठीक है ना। तो यही बात मैंने लिखी यहां पर कि जब संक्रमण धातु या आयन पर श्वेत प्रकाश गिरता है तो उस प्रकाश में से एक विशिष्ट या निश्चित रंग की प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, और इस कारण से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, एक श्वेत प्रकाश में से विशिष्ट रंग ही विकिरणों का अवशोषण होता है,
और एक पूरक रंग दिखाई देता है। ठीक है, इसमें से क्या होगा कि किसी एक ही रंग का अवशोषण होगा, और एक ही रंग का अवशोषण होगा तो एक विशिष्ट रंग का क्या होगा, यहाँ पर पूरक रंग का वो दिखाई देता है। जैसे ये बैंगनी रंग का अवशोषित होगा तो ये किस कलर का दिखाई देगा, ये हरा और पीले कलर का दिखाई देगा। सॉरी, हरा और हरित पीला लिखा था अपन ने, हरा या पीले कलर का ये दिखाई देता है। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पर समझ जाना कि इसमें से क्या होगा, किसी विशिष्ट रंग की विकिरणों का ही अवशोषण होता है और एक पूरक रंग दिखाई देता है। अगला देखना यहाँ पर, इस प्रकार किसी संक्रमण धातु, परमाणु या आयनों में रंग का प्रदर्शन डी संक्रमण के कारण होता है। ठीक है ना, इस प्रकार किसी धातु, आयन या परमाणु के अंदर जो रंग का प्रदर्शन हो रहा है, अभी जो रंग आपने देखा है, जैसे कि बैंगनी रंग आएगा तो हरा पीला नजर आएगा, है ना, बैंगनी रंग आपका अवशोषित होगा तो वहां पर आपका हरा पीला नजर आएगा, आसमान से अवशोषण होगा तो नारंगी दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो रंग दिखाई दे रहे हैं, रंग प्रदर्शित हो रहे हैं, वो किसके कारण प्रदर्शित हो रहे हैं, डी इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण प्रदर्शित हो रहे हैं। ठीक है ना, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डी संक्रमण। तो डी संक्रमण क्या है, डी संक्रमण का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक डी कक्षक से उत्तेजित होकर के कहां चला जाता है, दूसरे डी कक्षक के अंदर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डी संक्रमण। देखो यही तो हो रहा है ना, ये भी डी कक्षक है भाई, और ऊपर वाला भी क्या है, डी कक्षक ही है ना। और यहां पर जो कलर प्रदर्शित हो रहा है, रंग प्रदर्शित हो रहा है, वो क्यों प्रदर्शित हो रहा है, किसके कारण प्रदर्शित हो रहा है, वो इस कारण प्रदर्शित हो रहा है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहां चला जा रहा है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि वो परमाणु या आयन जो है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, वो परमाणु या आयन क्या प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर रंग प्रदर्शित कर रहा है ना। तो एक डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित होकर दूसरे डी कक्षक में चले जाना ही क्या कहलाता है, डी संक्रमण कहलाता है। ठीक है ना, इसी डी संक्रमण के कारण जो डी ब्लॉक है वो क्या करते हैं, यहाँ पर संक्रमण, जो डी ब्लॉक है वो रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो डी संक्रमण का मतलब आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो ये था आपका 3D संक्रमण श्रेणी में रंग का प्रदर्शित होना। ठीक है ना, ये लास्ट टॉपिक था और समाप्त होता है। इसके बाद अगला हम कुछ और आगे देखेंगे।